बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उसने गौर किया और फिर एक बात तय कर ली, उस पर फिटकार। उसने कितनी बुरी बात की, उस पर फिटकार। कैसी बुरी बात उसने तय की, फिर देखा, फिर मुँह बिसोरा और तुर्श रो हुआ। फिर पीठ फेरी और गुरूर किया। फिर बोला, ये नहीं है मगर जादू जो पहलू से चला आता है, ये नहीं मगर इंसान का कलाम। अनकरीब मैं इसे जहन्नुम में झोंक दूंगा। सूरा अल-मुदस्सिर की आयत 18 से 26 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज मंगल है, 21 रजब 1433 हिजरी, 12 जून सन 2012 है और आज के मौजूद मेहमान जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशामदीद। कैसे मिजाज है आपके? बहुत मेहरबानी। आपकी इजाज़त से हम पहली खबर की जाने बढ़ेंगे और लीड स्टोरी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान और अमन अमान बलूचिस्तान अमन अमान केस के हवाले से गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। क्या मुल्क ऐसे चलाया जाता है? आर्मी चीफ को बुलाकर पूछने का वक्त आ गया। चीफ जस्टिस IGFC की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ को भेजेंगे, आज भी तलब करके पूछ सकते हैं वो क्या कर सकते हैं जो गवाही देता है और जिसकी बाज़ाबी का कहते हैं मार दिया जाता है। जस्टिस इफ्तिखार आर्टिकल 190 के तहत ये इख्तियार हासिल है। IGFC का क्या काम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? बलूचिस्तान हमारे वजूद का हिस्सा है, लोगों का ट्रायल करें, कत्ल ना करें। जस्टिस इफ्तिखार कोई आइन मौजूद नहीं। राजा इरशाद एक वकील क्या कह रहा है? जस्टिस खिलजी उनका ये मकसद नहीं। अटॉर्नी जनरल ने ये बयान दिया और इस पर हम बात करेंगे। बलूचिस्तान अमन अमान केस के हवाले से दूसरी मस्तूंग के करीब बम धमाका भी गुज़श्ता रोज़ हुआ। 6 मुसाफिर जाम बहक, 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान के हालात इंतहाई कशीदा है। चीफ जस्टिस साहब इंतहाई दर्दमंदी के साथ ये मामला टेकअप किए हुए, लेकिन कोई उनसे तावन नहीं कर रहा। देखिए, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस के पास दर्दमंदी ही नहीं है, उनके पास जरूरतमंदी भी है। बिल्कुल सही। और उसका भी इजहार कुछ करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ को बहुत पहले बुलाना चाहिए था उन्हें। और ये भी लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस मिलकर इस मुल्क की नैया जो है वो किनारे लगा सकते हैं। तो आर्मी चीफ देख रहे हैं सब कुछ खुली आंखों से और बुझे हुए दिल से। तो ये क्या चक्कर है? ये खामोश क्यों है? मैं समझता हूँ ये खामोशी जुर्म है और मुजरिमाना खामोशी है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ को चीफ जस्टिस क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम हो गया है कि ये हुक्मरान जो है इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और आर्मी चीफ कुछ नहीं कर रहे। और मेरा ख्याल है आर्मी चीफ कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ, ये मैं बड़ी माजरत के साथ, बड़े अदब के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आर्मी चीफ के भाई का नाम भी आ रहा है मलिक रियाज के केसों में। अच्छा। और वो भी ठेकेदार हैं और ये रिंग रोड का भी ठेका उन्हें मिला था। और जब जरदारी से मिलते हैं जनरल किहानी तो वो उससे पहले सवाल ये करते हैं कि आपके भाई के ठेके कैसे जा रहे हैं। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को ठेके पर दे दें। यानी ये मुल्क जो है जिस तरह चला है, कहने का मतलब है कि सदर जरदारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी ब्लैकमेल करते हैं। बिल्कुल ब्लैकमेल करते हैं। जरदारी का ये तरीका है कि जब किसी की कमजोरी उसके हाथ में आ जाती है तो वो उसको ब्लैकमेल करता है। उसने तमाम सियासतदानों, जजों, जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स और सब अपने हरीफों और हलीफों में ये कह रहा हूँ, उनको उसने पहले छूट दी ताकि वो गलती करें। जब वो गलती कर लेते हैं तो फिर जरदारी जो है वो अपनी पॉलिटिक्स जो है चलाता है। फिर जरदारी साहब की बारी आ जाती है, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में कामयाबी जो है वो सिर्फ जरदारी की है, इसलिए कि उसने अपनी कमजोरी जो है वो किसी के हाथ नहीं आने दी। आप देखें ना कि कितनी करप्शन जरदारी के खिलाफ इल्जामात हैं। NRO से बड़ा सबूत तो कोई नहीं है। इसके बावजूद करप्शन के मामलात में चीफ जस्टिस का बेटा आ रहा है, जनरल किहानी का भाई आ रहा है, मलिक रियाज आ रहा है, नवाज शरीफ वगैरह, और तो ये सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी। तो मैं समझता हूँ कि अब देखें कि करप्शन तो जरदारी के खिलाफ थी और करप्शन अब किसके खिलाफ बात हो रही है? देखें, उसने गेंद हर अपने मुखालिफ की कोर्ट में फेंक दी है। ये लफ्ज़ कोर्ट जो है ये बड़ा काबिल गौर है, इन्वर्टेड कॉमर्स है। तो ये कोर्ट ही करे ना कुछ करे, उसको करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है और मैं समझता हूँ
कि ये जो करप्शन का बाजार गर्म है, अगर चीफ जस्टिस ना होता तो ये बाजार गर्मा गर्म हो जाता। गिलानी साहब ने कहा कि मेरे बेटों का जब मीडिया में नाम आता है तो इससे मेरी शोहरत होती है और जब हम चले जाएंगे तो फिर लोग हमें याद करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आप माजरत से मेरी कि ये बेहयाई की आखिरी इंतहाई शक्ल है जो इस बयान में मौजूद है। देखें ना, अब आप मुआवजा करें चीफ जस्टिस के बेटे का और वज़ीर आज़म के गिलानी के बेटे का। चीफ जस्टिस ने, देखें मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस को फंसाया जा रहा था उसी तरह जिस तरह जनरल मुशर्रफ के ज़माने में फंसाया गया। उसने स्टील मिल के ख़िलाफ़ फैसला दिया था और अब भी वो फैसले दे रहे हैं चीफ जस्टिस। तो उन्होंने कहा कि हम रेफरेंस भेजना चाहते थे वो, और ये भी गिलानी ने कहा है कि हम रेफरेंस नहीं भेजेंगे तो हम भेज ही नहीं सकते, क्योंकि भेजने का वक्त जो है वो टल गया है। और उस वक्त को टाला है मेरे बहादुर चीफ जस्टिस ने। उसने ये किया कि पहले ये था मंसूबा कि लंदन में जब वो जाएंगे अवार्ड लेने के लिए तो उस वक्त लंदन में वो स्टोरी छापी जाएगी जिसका जिक्र भी मलिक रियाज ने किया, बदनाम करने की कोशिश। तो ये जरदारी की मार्फत एतजाज ने उनको मना किया कि आप एतजाज हसन ने मना किया। ये मुझे मालूम नहीं कि एतजाज हसन की कौन सी चाल है, क्योंकि मैं एतजाज बिल्कुल बिलीव नहीं करता मैं एतजाज पर। मैं उसके उस पर यकीन करता हूँ, उसके लिए मैं बेयकीनी करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ जिसका नाम एतजाज हसन है। इस सारी गेम के पीछे मेरा जिन दिया है कि एतजाज हसन है। तो वो ये न हुआ, लंदन में वो न हुआ तो फिर वक्त टल गया। जब यहाँ आए तो फिर यहाँ के जो एंकर मैन है उन्होंने काम दिखाया। मैं समझता हूँ कि मेरे कालम में ये था, मेरे रसूल मेरे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठा है वो शख्स जो एक बात सुनता है और सुनी सुनाई बात को बगैर तस्दीक के दूसरों तक पहुँचा देता है, वो झूठा है। तो ये एंकर मैनों ने क्या किया है, ये झूठे हैं, ये करप्ट हैं। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि मीडिया को भी, मीडिया के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए। ये नहीं कि चीफ जस्टिस होना चाहिए, सबका होना चाहिए। मैं समझता हूँ साहब होना चाहिए और इन पर भी मुकदमे चलाने चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब मुझे नाम लेने से मना कर दिया, हालांकि मेरे कॉलम में जो नाम छप चुके हैं सारे के सारे। और वो आदमी जो अपनी कामरानियों को बड़ा ठोल पीटता है, वो आदमी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। ठीक नहीं, आप बिल्कुल नाम नहीं लेंगे। अच्छा, उसने अदालत में क्या किया, अदालत में उसने चीफ जस्टिस की तारीफ़ें की। तो एक बंदा जो कर्नल खालिद जो उसका था मलिक रियाज का, उसने कहा कि जनाब तुम मुनाफिक आदमी हो, दुबई में तुम्हें घर लेकर दिए, तुम्हें ये कुछ किया, तुम्हें ये कुछ किया, और अब तुम चीफ जस्टिस की तारीफ़ें करते हो और मलिक रियाज के खिलाफ बात करते हो। और जनाब एहतशाम, ये छपी हैं बातें कि एक सहाफ़ी ने कहा उस एंकरमैन से कि तुम्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि तुमने बगैर सबूत के चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोग्राम किया। तो ये ज़्यादती है, मीडिया इसको बर्बाद कर रहा है। मैं समझता था पहले कि पाकिस्तान के दुश्मन उसको बर्बाद कर रही है, वो मीडिया को बर्बाद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पहले मैं कहता था कि इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन इस मुल्क के हुक्मरान और सियासतदान हैं, और अब मैं कहता हूँ कि इस मुल्क के दुश्मन मीडिया के आदमी भी हैं। मीडिया के अगर से मैं मीडिया और लोग जानते हैं कि वो लोग मैं कौन है, वो चेहरे कौन है, वो सब मैं खुद मीडिया का आदमी हूँ और मैं समझता हूँ कि सहाफत जो है वो दयानत है, अमानत है। इसको मैं कहता हूँ कि कलम फरोशी और गुफ्तगू फरोशी, हर फरोशी जो है वो बदन फरोशी से भी ज़्यादा बड़ा जुल्म है, और ये किया जा रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल सही, और फरोशी भी हो रही है। एक जुमला मैं कहूँगा कि ये सब अमेरिका ने किया। अच्छा, अमेरिका ने मीडिया को प्लांट किया और वहां से करोड़ों डॉलर जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और इन मीडिया मैन को इनके लाखों की तनख्वाहें हैं, ठीक, लाखों की तनख्वाहें हैं, और ऊपर से इनको मदद दी जाती है, इनको एड भी दी जाती है। तो ये बड़ा जुल्म है। खबरें भी शामिल कर लेते हैं। मलिक रियाज नाज़रीन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस वाले से खबर भी है कि मजीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। मलिक रियाज का बयान और बेटे को आज हर सूरत पेश करने का हुक्म। मेरे मौकिल के पास बम जैसी शहादतें हैं। जाहिद बुखारी बहरिया टाउन की मुकम्मल टैक्स तफसीलात भी आज तलब कर लेगी। आज जवाब पेश ना किया गया तो अरसलान के जवाब की रोशनी में अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अदालत कार्रवाई कैसे चलाई जाए, जस्टिस जवाद मेमो तर्ज का कमीशन बनाया जा सकता है। जाहिद बुखारी मलिक रियाज की तबीयत ठीक नहीं तो फोन पर हिदायत दी जा सकती थी, उन्हें कहीं अदालत को बहरिया टाउन ना बनाएं। जस्टिस खिलजी एक एंकर ने बताया कि मलिक रियाज के मुताबिक उनके पास मेरी वालिदा और बहन से मुतालिक वीडियो भी है, उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया जाए। अरसलान मीडिया जिम्मेदारी महसूस करे। जस्टिस जवाद केस थिएट्रिकल नहीं पेशा वाराना अंदाज में चलाना चाहते हैं। जस्टिस जवाद मेरा और मलिक रियाज का नाम ECL में डालकर सलाखों के पीछे भेजें। अरसलान बगैर इजाजत बोलने पर सरजनिश, सिक्योरिटी देने का हुक्म। उम्मीद है अरसलान भी बताएंगे कि इतना पैसा कहां से आया। जाहिद बुखारी देखिए, अरसलान के हक में नहीं हूं, मगर ये बयान अरसलान का बहुत अच्छा है।
कि मुझे भी जेल में भेजें और मलिक रियाज को भेजें। अरसलान तो जेल चला जाएगा, मलिक रियाज क्या करेगा? मलिक रियाज तो सारे मुल्क को जेल बनाना चाहता है। और कहा गया कि अदलिया को बैरियर टाउन न बनाए, वो तो जनाब सारे मुल्क को बैरियर टाउन बना दिया उन्होंने। सारी करप्शन है, कोई जर्नैल है या कोई फौजी अफसर है या ब्यूरोक्रेट है, सिविल अफसर है, हुक्मरान है, सियासतदान है, हत्ता कि जजेस को भी खरीदने की कोशिश की इसने। और कोई जर्नैल, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि वो रिटायर होता है तो मलिक रियाज का मुलाजम बन जाता है और मुलाजम को मुलजम समझा जाता है जी। मुलाजम और मुलजम में कोई खास फर्क नहीं है। एक देखें ना, आर्मी चीफ को बुलाकर पूछना के बाद, आर्मी चीफ को बुलाने में एक राज मौजूद है कि आर्मी चीफ को क्यों बुलाया जा रहा है। अगर आर्मी चीफ को बुलाया जाएगा तो फिर वो खतरा भी आएगा जिसकी वजह से जमहूरियत को बचाने की कोशिशें की इन्होंने। और अपोजिशन माशाल्लाह ठीक है, अपोजिशन को भी डरा रखा। नवाज शरीफ को समझ नहीं आती है। अब देखिए उसका जो लाडला सीनियर मिनिस्टर है और अपोजिशन लीडर है चौधरी निसार, वो कह रहा है कि जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाने का फैसला दुरुस्त था। तो जनाब वो मुशर्रफ का फैसला मार्शल का जो है वो क्यों दुरुस्त नहीं था? वो भी दुरुस्ती होगा। और इन दोनों फैसलों के पीछे कौन था ये भी देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद अगर नवाज शरीफ सीने से लगा कर रखता है चौधरी निसार को, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी सोचनी चाहिए कि अभी तक एजेंसियों, अभी तक फौज, अभी तक जर्नैलों की तरफ देखा जाता है, उनसे डरा भी जाता है। ये जमहूरियत बताने की कोशिश, जमहूरियत क्या है? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मैं समझता हूँ पहले हुक्मरानों ने, जब मैं बात कई दफा कर चुका हूँ, सियासत और हुकूमत और रियासत को गठबंध करने की कोशिश की। जो हुकूमत के खिलाफ बोलता था उसको रियासत का गद्दार करा के जेल में भी भेज दिया जाता था। अब हुकूमत और जमहूरियत को रलाने में लाने की कोशिश की गई, क्योंकि रियासत उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। उनके लिए जमहूरियत, वो नाम नहाद जमहूरियत अहमियत रखती है, जिसकी वजह से वो हुकूमत में है। ये जमहूरियत है। मैं समझता हूँ ये जमहूरियत से मजाक है और मैं इस जमहूरियत की मजम्मत करता हूँ। खुदा की कसम, जो असल जमहूरियत है मैं उसके भी खिलाफ बात करता हूँ कि ये चीज़ अगर हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरानों के लिए मुआविन साबित हो रही है, करप्शन के लिए, जुल्म सितम के लिए, लूट मार के लिए, तो फिर ये जमहूरियत जो है वो हमें किसी तौर पर कबूल नहीं। बिल्कुल सही। और मलिक रियाज के इसके वाले से कुछ मजीद खबरें भी, उसके बाद अगली खबर पर जाएंगे, बात करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात और कश्मीर के मामला की भी। शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में दूंगा, मलिक रियाज इस्लामाबाद पहुंच गए, खबरदार कुछ नहीं करना। सहाफियों से बदमजगी पर मलिक रियाज अपने गार्ड्स को डांटते रहे। सुप्रीम कोर्ट आज मलिक रियाज और उनके बेटे के खिलाफ 11 मुकदमात की समाअत करेगी। और अरसलान इफ्तिखार ने नवाब वक्त से खुसूसी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सुरखरू करे। और जैसे जवाद का बयान भी है कि 13 बरस जज बने हो गए, एक फैसला भी सही तरह रिपोर्ट नहीं हुआ, माएँ बहनें सबकी हैं, जिसका जितना ज़र्फ होता है बात करता है जस्टिस जवाद। और हम देखो एक कि जवाद, जस्टिस जवाद जो कह रहे हैं, खुदा की कसम इस मुल्क में एक भी FIR, मैं कैटेगरी के लिए कह रहा हूँ, एक भी FIR किसी थाने में सही दर्ज नहीं हुई, तो फिर अदालत क्या करे? ठीक है, आपने सारा सिस्टम जो है अदालती वो खराब कर दिया। जायद बुखारी कहता है कि बम जैसी शहादतें हैं मेरे मुवक्किल के पास। तो जनाब यहाँ तो एटम बम काम नहीं आया। एटम बम जो है वो हमारे लिए अजाब बना हुआ है। तुम कौन से बम की, यहाँ बम धमाके होते हैं और फिर भी लोग सब्र करते हैं, तुम कौन सा बम, कौन सी शहादत तुम्हारे पास है कि अरसलान ने ये किया, अरसलान ने वो किया? और जो फिर तुम जर्नलों के खिलाफ बात करो कि उनको भी दिया तुमने, जजों के खिलाफ बात करो, ऑफिसर के, हुक्मरानों के। नवाज शरीफ का कह रहा दोस्त है, ये नवाज शरीफ का भी दोस्त है, मलिक रियाज नवाज शरीफ के दोस्त है और रहमान मलिक का भी दोस्त है, आप अंदाजा करें। और साहब का भी दोस्त है। और आज तक नवाज शरीफ ने खुलकर कोई बयान नहीं दिया। वो जो अदालत की बहुत हिमायत करते हैं, वो जो अदालत पर हमले करने वाले उसकी हिमायत करते हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ कहाँ है, उसको अब चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहिए और चीफ जस्टिस को भी सोचना चाहिए कि नवाज शरीफ की वजह से उन पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगा, तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो अदालत को सही तौर पर ले जाए। हमें उम्मीद है कि जिस तरह चीफ जस्टिस जनरल मुशर्रफ के जो ड्रामे से बचा था वो अब भी बच जाएगा। अब भी लोग चीफ जस्टिस के साथ हैं, मलिक रियाज के साथ या नवाज शरीफ के साथ नहीं है अब भी। और मैं समझता हूँ कि अभी और जुर्रत दिखाएगा चीफ जस्टिस और सुरखरू होगा और सरसार होगा, लोग फिर चीफ जस्टिस के साथ हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नाज़रीन। पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात होगी। नेटो सप्लाई की बहाली का मुआहदा ना हो सका, अमेरिका ने मुज़ाकराती टीम वापस बुला ली। सलाला वाक़े पर माफी का मामला बहाली में रुकावट है। पेंटागन कुछ तकनीकी अमूर पर पेशरफ्त हुई है, महकमा खारजा का ये बयान है। फिर मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करना चाहेंगे, वहाँ पर इंतहाई कशीदा हालात हैं। हफ्ता शोहदा मनाया जा रहा है मकबूजा कश्मीर में। मुकम्मल हड़ताल, श्रीनगर में लापता अफराद के लवाकिन का मुजाहरा, धरना।
हड़ताल की कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अली गिलानी ने दी थी। वादी में कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल रहा। मुख्तलिफ शहरों में जलसे, जुलूसों और मुजाहरों का इनेकाद किया गया। फिर अगर हम भारत की बात करें तो सेक्रेटरी दिफा मुज़ाकरात में पाकिस्तान भारत का मुतनाज़ा अमूर पर बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान की सियाचिन से फौज बुलाने की तजवीज़ रही है, जबकि सरक्रीक के मसले के हल के लिए सर्वे का तबादला भी किया गया है। और भारतीय सेक्रेटरी दिफा ने वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की है। मकबूला कश्मीर, ये जो कश्मीर के शुहदा की बात हुई है, तो ये अमन की आशा जो चलाते हैं, इनके सामने उनका नाम पेश किया जाए कि उनके लहू को बेच रहे हैं आप, कि मैं समझता हूँ कि लहू बेचना, अपनी कौम का, अपने लोगों का खून बेचना जो है, ये क्या बात, चंद रुपयों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर ये अमेरिका स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। अमन की आशा के नाम पर, भारत से दोस्ती के नाम पर, और इस तरह से प्रोग्राम अरेंज किए जा रहे हैं, ड्रामे बनाए जा रहे हैं और प्रोमोस बनाए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तानी कौम को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, हम कह रहे हो अमन की आशा चलाने वाले जो है वो एक दफ़ा कश्मीर का नाम ले लें, वो एक दफ़ा जो पाकिस्तान के मौके पर उसकी बात कर लें। उनको कश्मीर के शुहदा याद नहीं है और अमन की आशा और तिजारत याद है। निज़ामी साहब ने फरमाया कि जिहाद के बगैर कश्मीर आज़ाद नहीं हो सकता और हमने एटम बम जो है वो शोपीस में रखने के लिए नहीं बनाया है। जिहाद, हमारी फौज का माटो भी जिहाद है, मगर जिहाद को बदनाम किया अमेरिका ने और बरतानिया ने। ये देखते हैं कि जो चीज़ मुसलमानों के लिए कोई मुआवन साबित हो सकती है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इश्क़ रसूल को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की उन्होंने, और खुदा की कसम इश्क़ रसूल का जज्बा जब तक मुसलमानों के अंदर मौजूद है, कोई दुनिया की ताकत जो है मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। बेशक, लेकिन जिस तरह आपने बात की कि अमेरिका हमारे मीडिया में पैसा फेंक रहा है और पाकिस्तान को सेकुलरिज्म की तरफ लेकर जाया जा रहा है, दीन से दूर हटाया जा रहा है, ये भी साजिश है, इस पर भी बात होगी। लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू होगी, आप हमारे साथ रहिएगा। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल कर सकते हैं। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याज़ी साहब से बात भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से पहले कॉलर हम शामिल करना चाहेंगे, अब्दुल रज़ाक साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ शाम लाहौर से। जी रज़ाक साहब फरमाइएगा प्लीज़। सिर्फ गुजारिश है कि बहसियत कौम अल्लाह ताला रब तो हमारा पहले ही हमसे नाराज हो चुका है, जो हालात हमारे मुल्क के हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद अल्लाह की नेमतें भी आस्ता आस्ता हमसे नाराज हो रही हैं। आप कभी छत पे जाके चांद को देखें, उसमें वो चांदनी उस तरह नहीं बिखेरा, तारों का वो जुर्मट, सूरज की वो रोशनी, फलों में वो ज़ैक़ा नहीं है, फूलों में वो खुशबू नहीं है। तो इससे पहले मेरी अपील है, इल्तिजा है अपनी कौम से कि अल्लाह की नेमतें भी हमसे रूठते हैं, हम अपना एहतसाब करना शुरू अगर कर दें तो तमाम मसले हल हो जाएंगे। हर शख्स अपना एहतसाब करे, दूसरे के एहतसाब की ख्वाहिश ना करे। बहुत शुक्रिया जी। हर शख्स अपना एहतसाब करे, मैं भी अपना एहतसाब करूं, डॉक्टर साहब भी करें, हर शख्स एहतसाब। कोई किसी का एहतसाब नहीं कर सकता तो आदमी अपना एहतसाब कैसे करेगा? मैं समझता हूँ कि अगर ये बात जो इन्होंने बताई है, खुद एहतसाबी और खुद इन्सारी, आप हाथ ना फैलाएं किसी की तरफ। उन्होंने कहा तेरी झोली तो पहले ही खाली है, मैं तुमसे क्या मांगूंगा? तो ये अच्छा, फिर मीडिया के बारे में जो बात की आपने वो बड़ी खतरनाक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें उम्मीद की किरण भी है, क्योंकि मीडिया बदनाम हो गया है। मीडिया से लोग नफरत करने लगे। मीडिया की डायरेक्शन क्या है? और आप देख रहे हैं जज्बा जिहाद को परवेज मुशर्रफ ने इस कौम से निकालने के लिए जो साजिशें की, निसाब में से कुरानी आयत निकाल देगी, वही सिलसिला आज भी जारी है। और आज तो मीडिया के जरिए से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जज्बा जिहाद और जिहाद का लफ्ज लेना भी गुनाह करार दे दिया गया, हालांकि जिहाद के बगैर ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। मैंने तुझे पहले अर्ज किया आपसे कि वो मुतनाज़ा बना रहा है तमाम चीज़ों को और मुतसादम कर रहा है मुसलमानों को, आपस में लड़ा बढ़ा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अब देखें कि कोई बंदा मीडिया के हक में बात करता है, इसलिए मीडिया पर जो भी बात आती है उसके बारे में लोगों को पता है कि ये क्या हो रहा है, कि लेकिन लोग जान चुके हैं कि कौन उन्हें मिसगाइड कर रहा है और कौन सही समत में लेकर जा रहा है। देखिए, जराइम फैलाने के लिए जराइम को एक्सपोज नहीं करते, जराइम को ये हाईलाइट करते हैं, जराइम को ये यानी उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो प्राइम टाइम में ऐसे ड्रामेटाइज प्रोग्राम जराइम के हवाले से पेश किए जा रहे हैं जिसके असरात हो रहे हैं लोगों पर, बच्चों पर, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, खुदसोजियां कर रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। इसी बात है ना, देखिए ना फिर कि हमारे हुक्मरान क्या करते हैं कि जहाँ किसी लड़की की किस्मत दरी होती है वहाँ नोटिस ले लिया है,
रहमान मलिक ने नोटिस ले लिया है, शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया है। खुदा की कसम इन नोटिस लेनों पर अगर किताब छापी जाए तो इतनी मोटी किताब बनेगी। डॉक्टर साहब आप नहीं समझते कि नोटिस लेने से बात नहीं बनेगी, अब इस्लामी सजाएं नाफिज करना पड़ेंगी और कत्ल की सज़ा कत्ल होनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। और इस तरह की जो बच्चों के साथ जराइम होते हैं, जराइम किए जाते हैं, ज़्यादतियाँ की जाती हैं, अगर आप सरेआम फांसियाँ देंगे तो ही ये जराइम कम हो सकेंगे। मैं समझता हूँ एहतसाम तुमने क्या अच्छी बात की है। देखिए ना, जब जुर्म होता है तो फौरी तौर पर सब लोगों को पता होता है कि कौन जिम्मेदार है, किसने जुर्म किया है, क्या हुआ है मामला। कत्ल भी पता होता है इलाके में कि किसने कत्ल किया है। तो अगर फौरी तौर पर अदालतें जो हैं वो चंद घंटों में ये तफ्तीश मुकम्मल करके उस आदमी को सरेआम फांसी दें और सरेआम उससे कत्ल करें, उसका सर जो है वो करमदद कर दें, हाथ काट दें। और बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ करने वाले जो हैं, मैं समझता हूँ उन्हें इबरत का निशान, एक बंदे को कत्ल कर दें, खुदा की कसम। ये शहबाज शरीफ वहाँ जाते हैं, मैं समझता हूँ ठीक है, वो दर्द तो है उनके पास, दर्द तो है तो अमल भी तो होना चाहिए ना। ये कि देखें, मैं समझता हूँ कि किसी बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले ये पुलिस वाले भी हैं। अब थानों के अंदर ज्यादतियाँ हो रही हैं यार, खुदा की कसम। इस पर हम मजीद गुफ्तगू आपके कॉलम में करेंगे। और नाज़रीन कुछ मजीद कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि एमक्यूएम के खिलाफ जो साजिश करेगा उस पर इज़ाब इलाही नाजिल होगा। शाम इस मुल्क पर अल्लाह का सबसे बड़ा अल्ताफ हुसैन ही है जिसने कई खानदानों को उजाड़ दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्ताफ हुसैन साहब के बयान पर वो तबसरा चाह रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने फरमाया कि मुत्तहदा के खिलाफ साजिशें करने वालों को 7वें आसमान की सैर कराऊंगा और उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल होगा। ये 7वें आसमान की सैर कराने वाले से खुद पूछा जाए कि ये कौन से आसमान पर है। नहीं, मैं देखता हूँ, देखो लोगों, कराची के लोगों को तो कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, फिर हुकूमत पर तनकीद करते हो, क्या हक है तुम्हें? तुम हुकूमत में शामिल हो, तुम अपने आप पर तनकीद कर रहे हो अगर इस तरह की बात कर रहे हो। तो जब भी मफाद की बात होती है तो उसमें अनाद भी आ जाता है। जब अनाद उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब तुम्हारे मफाद जो हैं पूरे कर दिए जाते हैं। तो अल्ताफ हुसैन के बारे में कुछ सॉफ्ट कारण भी मेरे अंदर है कि वो जागीरदारी निज़ाम और सरमायादारी निज़ाम और इमारत के खिलाफ बात करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए बात करे, वो कराची के लोगों को अमन देने की सच्ची कोशिश करे, तो ये हो सकता है। वरना ये मामला जो कराची का है ये ख़त्म हो रहा है। और कराची पर नज़रें हैं बरतानिया की, अमेरिका की, दुनिया की ताकतों की बड़ी पुरानी। वो कराची को अलग करना चाहते हैं सिंध से, क्योंकि कराची में बंदरगाह है। अगर वो हो जाता है और इधर ग्वादर पर भी, बलूचिस्तान पर भी मामला कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आपके साथ तो समुद्र ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया के नापाक अज़ाइम और नापाक निगाहें पाकिस्तान पर लगी हैं और पाकिस्तानियों को मुत्तहद होने की जरूरत है। शाहिद साहब हैं लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब फरमाइएगा। जी, गुजारिश करूंगा जी कि इस्लामी तारीख में सरजमीन मुल्तान जो है उसकी वजह शोहरत औलिया कराम की यहाँ आमद और इसकी मिट्टी से उनकी वाबस्तगी रही है। लेकिन अब 21वीं सदी में इस सरजमीन के डंके बज रहे हैं मखदूम फैमिलियों की सियासत और गिलानी फैमिली की करप्शन की वजह से। आप ये हज करप्शन के जरा मरकजी किरदारों पर नजर डालें, इनका ताल्लुक कहाँ से है, चाहे वो विभागी वजीर हों या कोई और हामिद सईद कादमी वगैरह। तो ये सरजमीन मुल्तान जो है अब ये करप्शन की वजह से पहचानी जा रही है। और ये जितना खड़ाक फैलाया गया है चीफ जस्टिस के बेटे के खिलाफ अपनी करप्शन छुपाने के लिए, इन्होंने ये सारा खड़ाक फैलाया है। पूरा इत्तेहादी टोला जो है हुकूमती वो शामिल है। थैंक यू वेरी मच जी। पूरा इत्तेहादी टोला शामिल है और करप्शन स्टेटस सिंबल बन चुकी है। क्यों? मुल्तान शरीफ को बदनाम करके सूफिया का मकाम था। तो ये गिलानी साहब भी सूफिया के खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और इनको एहसास करना चाहिए कि ये कौन है। ये वजीर के साथ पीर भी हैं, ये सजादा नशीन भी हैं और इनके बेटे क्या कर रहे हैं? 80 लाख रुपए के 2 कोर्ट उन्होंने खरीदे। हाँ देखें, अच्छा देखें ना, चीफ जस्टिस के बेटे ने जो कुछ किया वो भी गलत है। मैं इस वक्त अरसलान को ये नहीं करना चाहिए और अरसलान को आग कर देना चाहिए चीफ जस्टिस को, उससे मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर देना चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन है? ये मामला अदालत उज़्मा के रूबरू है, उस पर वो जो फैसला आएगा जो कुछ भी है। मैं इस वक्त इस आड़ में यानी वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है। अच्छा, उसको भूल गया कि उसने FIA की चेयरमैन को तब्दील किया, उसने इंक्वायरी अफसर तब्दील किए, उसने अपने बेटों की वजह से चीफ जस्टिस के खिलाफ बातें की और अब उस तरह की बातें करता है कि मेरे बेटे का मुकदमा वो सुने। और जब वो सुन रहे थे तो उसको गालियां निकाल रहा था जी। और जो फैसला करते हैं उस पर अमल नहीं करते और राग लापते रहते हैं। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम क्या एहतराम है? और मैं समझता हूँ इत्शाम ये बात गौर से सुने, मैं बड़े दर्दमंद दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अगर चीफ जस्टिस, अगर अदलिया के खिलाफ ये लोग कामयाब हो गए
तो मैं समझता हूँ इस मुल्क को कोई आदमी नहीं बचा सकेगा। देखें, अल्लाह ना करे कि मेरा एक जुमला मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करता हूँ कि जो आज़ाद अदलिया है, जो मुनसिफाना फैसले करने वाली अदलिया है, वो किसी को काबिल कबूल नहीं है। वो जर्नैल हों, एजेंसियों के आदमी हों, वो सियासतदान हो, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान, वो अपोजिशन हो, वो गवर्नमेंट हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, किसी को कबूल नहीं है। लेकिन कौम को कबूल है, कौम का कबूल है। कौम इस अदलिया के पुष्ट पर आज भी खड़ी। ये अदालत जो कुछ करती रही है माजी में, अदालत को भी कुछ थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि बिल्कुल गलत जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस डोगर तक। लेकिन हम चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेकर अब तक के दौर की बात करते हैं। महमूद साहब की कॉलम चीफ जस्टिस का एहतराम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस डट गया है, उसको डट जाना चाहिए इन तमाम कुव्वतों के खिलाफ जो कि अदलिया के लिए मज़ामत कर रहे हैं। महमूद साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम सलाम। जी महमूद साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं न्याजी साहब से कहना चाहता हूँ कि एक सरफरोशान पाकिस्तान के नाम पर दफ्तर बनाएं। हजारों चाहने वाले जो है ना वो चाहते हैं कि हम आपको खत डालें, हमारी एनलिस्टमेंट करें। हम भी खामोश पाकिस्तानी हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए अपना आप कुर्बान करने वाले। वो 30 लाख शहीदों की खून को सलाम, हर पाकिस्तान के फौजी को सलाम। आप पाकिस्तान बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो पूरा दुनिया बचे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देखिए कितने दर्द से बात की है इसने कि वो जो खामोश अक्सरियत है पाकिस्तान की वो क्या सोचती है। मैं समझता हूँ कि हम तो चलो बोल लेते हैं, हम तो कैथारसिस भी कर लेते हैं, हम तो अपना उबाल भी निकाल लेते हैं, वो क्या करें बेचारे। इस तरह अब उनके अंदर जो है वो उनके वजूद के अंदर वजद कर रहा है इस तरह बेचैनियाँ उनके लिए क्या है, अब ये हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान करते हैं, आज भी सरहदों पर खड़े हैं, ड्रोन अटैक से निशाना भी बन रहे हैं, फिर दहशतगर्दों के निशाना भी बन रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान, हमारे मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेज, उनको हम सलाम पेश करना चाहिए। एक आम आदमी को, एक आम सिपाही को सलाम पेश करना चाहिए। अब देखें ना, ये कितना खूबसूरत मुल्क है और कितने अच्छे लोग हैं इस मुल्क के, लेकिन क्या किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि देखिए मैं ये बात अब करूँ, ये मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी ज़ुबान पर आ गई है और मैं ये है कि मैं जो बात मेरे कलम की नोक पर आ जाए और मेरी ज़ुबान पर आ जाए तो मुसलमान, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में 20-25 हज़ार लोगों का फैसला किया जाएगा। उनको या तो इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा या समुद्र में फेंक दिया जाएगा, तब इस मुल्क के हालात बदलेंगे, फिर गन साफ हो जाएगा, तब इस मुल्क के हालात बदलेंगे। ये जो हुक्मरान बारी बारी आ जाते हैं, बारी बारी और बार बार आ जाते हैं, इनसे जब तक निजात नहीं मिलेगी, खुदा की कसम इस मुल्क के लोग। आज लोग कहते हैं कि इमाम खमीनी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह का इनकलाब लेकर आए थे उस तरह का इनकलाब आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो गर्दनें उड़ा दे तमाम करप्ट लोगों की, जालिमों की, जागीरदारों वडेरों की। बिल्कुल ठीक है, और जब तक ये नहीं होगा उस वक्त हम बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक सिर्फ अपना दर्द बयान करते रहेंगे और कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ एहतशाम कि पाकिस्तान, वो वक्त आएगा पाकिस्तान पर कि जब पाकिस्तान जो है वो खुशबू की तरह पूरी दुनिया में फैलेगा इंशाअल्लाह। ये फैसलाबाद के बाबा बरकत साहब थे, उन्होंने कहा था कि वो वक्त आने वाला है कि लोग पाकिस्तान आएंगे अपने मसाइल के लिए, उनके हल के लिए, लोगों से मशवरा करने के लिए। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान, लेकिन इस पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया है, सुपर पावर बनेगा, लेकिन उसके लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा और आपस में जो तासुब है उसकी फ़िज़ा को ख़त्म करना होगा। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तानी होने पर हमें फ़ख्र करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज के नवाबक कॉलम की जानिब। आज का कॉलम भी डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब का कॉलम है। आज इन्होंने लिखा है, जामिया नईमिया में शहबाज शरीफ का छू मंतर। लिखते हैं कि मैं मजहबी आदमी नहीं मगर मैं गैर मजहबी आदमी भी नहीं हूँ। आदमी मौलवी ना हो मगर मुसलमान तो हो। आगे लिखते हैं कि इसी हवाले से मैंने अर्ज़ किया कि जो भी हुक्मरान और सियासतदान उठता है यही कहता है कि हम गरीबी को ख़त्म कर देंगे। मैं कहता हूँ कि गरीबी को ख़त्म ना करो, थोड़ी सी अमीरी को ख़त्म कर दो, गरीबी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इस बात का जिक्र शहबाज शरीफ ने भी बहुत किया और मेरे ख्यालात का हवाला दे के इस बात की तायद भी की। डॉक्टर साहब से कॉलम के हवाले से मज़ीद जानते हैं। जामिया नईमिया में तकरीब मुनक़िद हुई और उसमें आप भी तशरीफ़ फरमा थे और शहबाज शरीफ ये तकरीब डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद के बारे में थी जी, जिनको शहीद कर दिया गया एक बम धमाके और उनके कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। ये बात वहाँ की मैंने भी की और मुकर्रीन ने भी की कि देखें वो कातिल दरबार में जो धमाका हुआ था उनके जो थे कातिल और वो दहशतगर्द आज तक गिरफ्तार आज तक तो आजकल न धमाके के कातिलों को कुछ पता चलता है न धमकी देने वालों को कुछ होता है। अब धमाके और धमकी जो है बराबर हो गए। देखिए मैंने वहाँ कहा, ये मेरी बात का हवाला दिया, शहबाज शरीफ साहब खुद अमीर कबीर हैं, तो ये बात मैंने की तो वो ज़रा थोड़े से तिल मिलाए कि क्या बात हो रही है।
मैंने कहा गरीबी ख़त्म न करें, अमीरी ख़त्म कर दें। अमीरी थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी तो गरीबी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। खुदा की कसम ये मसाइल गरीबी की वजह से नहीं है, ये मसाइल अमीरी की वजह से हैं। और मेरे आका मौला मेरी 100 जाने कुर्बान उन पर, उन्होंने फरमाया कि मेरी कौम का अलमिया और फितना माल है, माल। और जो माल बनाएगा, जो माल बांटेगा, जो माल को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जो माल की करप्शन करेगा, उसके बारे में रसूल ने फरमाया कि ये फितने वाले लोग हैं, इनके लिए देखिए सब जहन्नमी है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर मैं तनकीद की। और फिर बाद में शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि मैं अजमल नियाज़ी का कलम पढ़ता हूँ और ये तनकीद जो है वो हमारी रहनुमाई करती है, ये बात भी की उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि बड़ा क्रेडिट मैं देता हूँ उनको। लेकिन मैंने ये कहा उनसे, मैंने कहा कि आपके अंदर लीडर बनने की खसूसियात हैं, मगर आप गलत किस्म के मुशीरों कहते न चढ़ें। ये वही लोग हैं जो पिछली हुकूमत के मुशीर भी थे, जो उससे पिछली हुकूमत के मुशीर भी थे। ये हर हुकूमत चलें आज एक पेशेंट ये कह रहे हैं कि लोग कि शहबाज शरीफ साहब में खसूसियात भी हैं, क्या वो आइंदा आने वाले दौर में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? ये बात बड़ी चली हुई है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान भी एक ही बात होती है जो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो दोनों भाई मुत्तफिक और मुत्तहिद रहेंगे तो ये कामयाब होंगे दोनों के लिए। लेकिन ये बात हो रही है कि शहबाज शरीफ को बागे आना चाहिए। आपको मालूम है कि डॉक्टर कदीर खान ने भी कहा था कि तिजारत करे नवाज शरीफ और सियासत शहबाज शरीफ के लिए छोड़ दे। मैंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब मुशीरों के चुंगल से निकलो और अपने दिल की गवाही से काम करो, दिल की गवाही से सच्चाई तलाश करो, तो फिर कोई बात होगी। वरना वो लोग जो चिमट जाते हैं, वो लोग जो लिथड़े हुए होते हैं मफादात से, वो कभी हुक्मरानों को सही बात नहीं करने देते। सही बात उनके दिल में होती है और उनके दिल पर मोहरें लगा दी जाती हैं, उनके दिल बंद कर दिए जाते हैं। मैं ये शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने जो दिल की मर्जी है उससे कोई काम करें। इन मुशीरों को छोड़ें, मफाद परस्तों को, और इन लोगों को जो फ़ायदे उठाने के लिए हर हुक्मरान के साथ आते हैं। ब्यूरोक्रेसी किसी हुक्मरान की नहीं होती, जो हुक्मरान आता है। और शहबाज शरीफ साहब ब्यूरोक्रेसी पे इंतजार करते हैं। ठीक है, ये मैं बातें उनसे मोहब्बत की वजह से। राइट। और नाज़रीन कॉलम जरूर पढ़िएगा डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब का जामिया नईमिया में शहबाज शरीफ का छूमंतर। और अब बढ़ते हैं आज की नवा वक्त इदारी की जानिब। अच्छा, ये में रोला खोला हुआ पंजाब असम्बली में बिल्कुल दम बखुद होकर सुनते रहे पीपल्स पार्टी के लोग बड़े एहतराम से। तो मैंने कहा था कि पता नहीं शहबाज शरीफ के पास कोई तवीज़ है या कोई छू मंतर है कि वो अपनी असम्बली में इस तरह की खामोशी और इस तरह का एहतमाम जो है। राइट। और अब हम इदारिया के हवाले से बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब की इजाज़त से। इदारिया है नाज़रीन के चीफ जस्टिस के साहबजादे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ुमानी फ़िक्रेबाज़ी और इंसाफ की अमलदारी, हुक्मरान कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि डॉक्टर असलान इफ्तिखार के मामले से फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं, फ़ौज को आखिर इससे क्या मिलेगा, जबकि फ़ौज एक इदारा है जो ऐसे किसी मामले में मुलव्वस नहीं हो सकता। उन्होंने मायनी खेज अंदाज में कहा कि चीफ जस्टिस डॉक्टर असलान का केस नहीं सुन सकते तो मेरे बेटे अली मूसा गिलानी को अपना बेटा समझते हुए उसका केस खुद सुन लें और सुप्रीम कोर्ट से इसकी तहकीकात करा लें जिस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहा। आखिरी लाइन्स हैं इदारिये की कि बेहतर यही है कि डॉक्टर असलान के मामले में अदालती प्लेटफॉर्म पर ही इंसाफ की अमलदारी का तकाजा पूरा होने दें और इस केस के फैसले तक किसी भी किस्म के मुवाफिकाना या मुखालिफाना तबसरे से भी गुरेज किया जाए। हम इस पर तबसरा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हम गिलानी साहब के सिर्फ एक जुमला में बयानात है जो उनके वज़ीर-ए-आज़म गिलानी, अगर चीफ जस्टिस का बेटा अरसलान जो है वो साबित भी हो जाए कि उसने करप्शन की है तो फिर भी क्या वज़ीर-ए-आज़म के बेटों को करप्शन छुप जाएगी? देखें, बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी में अदालत में आया गिलानी का बेटा मूसा गिलानी और 169 सवालात में से वो सिर्फ 2-4 सवालों का जवाब दे सका। गिलानी साहब भी बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में आते हैं जब भी समाते हैं, तो वो सवालों का जवाब नहीं दे सका। वो करप्ट है और वो उसको मालूम है कि वो कहाँ इन्वॉल्व है। 3 घंटे तक तफ्तीश हुई, 3 घंटे तक तफ्तीश हुई। तो और 169 सवाल थे, उनमें से चंद का जवाब दे सका, बाकी के जवाब ही नहीं दे सका। ये है बेटा, ये नाखलफ बेटा जो है, और अरसलान भी नाखलफ है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस को इस बात पर गौर करना चाहिए कि इस तरह के बेटे जो हैं वो किसी तरह ओन नहीं होने चाहिए। राइट, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए और बहुत अहम मौज़ूआत पर आपने गुफ्तगू फरमाई। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली नशिस्त में भी आपसे मुलाकात होगी। और नाज़रीन आखिर में फरमान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इजलास आम पेशावर 2 नवंबर सन 1945 को फरमाया था, हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमें ना अंग्रेज पर भरोसा है और ना हिंदू बनिए पर, हम दोनों के खिलाफ जंग करेंगे ख्वाह वो आपस में मुत्तहिद ही क्यों ना हो जाए। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। हमारे सिपा सालारों को, हमारे हुक्मरानों को भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है। एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।